हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नाकू टुडे। हमारे तनाव भरे रूटीन में अक्सर लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है और हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, और इसी के कारण कई बार यंग से लेकर एल्डरली लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। और इसी पे आज हम बात करने आए हैं न्यू एरा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निधीश मिश्रा से। एल्डरली से लेकर यंग से लेकर हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर क्या होता है? जब अपन हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोले फैमिली हिस्ट्री अगर आपके घर में है उसको आप चेंज नहीं कर सकते नेचुरली, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वैसे ही एडवांसिंग एज बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। मेल्स जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल्स के, वो भी एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। बट अपन बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं क्या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, क्योंकि आज के पर्सपेक्टिव में हमारा रोल जो है वो प्रिवेंशन का ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर्स जो हम आज की डेट में कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना जिसको हम डिस्लिपिडीमिया भी बोलते हैं। फिर उसके अलावा हैवी स्मोकिंग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस। देन आज का जो नेचुरली आज की डेट में हम जब देखते हैं कि लोगों को स्ट्रेस पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अप द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं, उनकी हम बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मेजरली लोगों को ये लगता है कि हार्ट डिजीज मतलब सिर्फ हार्ट अटैक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट आर अदर हार्ट डिजीजेस? देखिए, नॉर्मली जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हार्ट अटैक्स और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज ही एक तरह का हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा दूसरे भी कई सारे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने सुना होगा वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, किसी को वैल में सिकुड़न हो गया या वाल में लीकेज हो गया, ये एक तरह के वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ हार्ट रिदम रिलेटेड, हार्ट रेट का बहुत फास्ट हो जाना, हार्ट रेट का बहुत स्लो हो जाना। आपने सुना होगा पेसमेकर लगाया गया, हार्ट रेट स्लो हुई, तो ये भी एक तरह के हार्ट डिजीज़ ही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सब स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जहाँ पे डॉक्टर्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या बच्चों में बाय बर्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट के, उनको डील करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स हैं हार्ट्स के जो कि हार्ट अटैक्स के अलावा भी देखे जाते हैं नेचुरली, और वो भी ऑलमोस्ट हमारी ओपीडी का 15-20% हिस्सा होते हैं। चेस्ट में पेन अगर हो रहा है तो कौन सा चेस्ट पेन हार्ट के लिए है और कौन सा नहीं है? किसी भी चेस्ट पेन को अपन हार्ट डिजीज़ नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे भी चेस्ट पेन होते हैं जिनको अपन हार्ट का नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे चेस्ट पेन होते हैं जो हार्ट के हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस करना एक जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई पेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में होता है, बहुत छोटे से एरिया में होता है, जैसे कोई आदमी पिन पॉइंट करके बता सकता है कि मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पेन है या इस पॉइंट पे पेन है, यहाँ पे दर्द है। अगर कोई इस पेन को पूरी तरह से लोकलाइज कर देता है और टच करने में वहाँ पे पेन होता है, तो नॉर्मली ये लोकलाइज्ड या लोकल पेन होता है, ये हार्ट का नहीं होता है। इसके अलावा हार्ट के पेन काफ़ी वेग होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली कौन से पॉइंट में। डल, डिफ्यूज़, एक तरह के नॉन लोकलाइजिंग पेन होते हैं। कई बार वो हाथ में आ सकते हैं, आपके शोल्डर पे, लेफ़्ट शोल्डर में आ सकते हैं, लेफ़्ट आर्म में रेडिएट होते हैं। कई बार ये आपके नेक में भी होते हैं, अप टू जॉ भी आ सकते हैं। कई बार दूसरे हाथ में भी आते हैं, कई बार दोनों शोल्डर्स में आते हैं। तो ये इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है, इसको आप लोकलाइज नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक अ डिफ्यूज़ काइंड ऑफ पेन। इट इज़ लाइक काफ़ी सारे लोग उसको एक स्क्वीजिंग सेंसेशन या हैवीनेस इन द चेस्ट जैसा, जैसे किसी ने बहुत बड़ा वजन चेस्ट पे रखा हो, इस प्रकार से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको हम एंजाइना बोलते हैं। सर, अगर हमारे आसपास किसी को हार्ट अटैक आया या हमारे घर में किसी को हार्ट अटैक आया तो हमें क्या करना चाहिए? हम सबसे पहला एक प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं? देखिए, अगर इम्पॉर्टेंट ये समझ रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक ही आया है या कुछ और है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, हर पेन हार्ट अटैक नहीं होता है, हर प्रकार के पेन को हार्ट अटैक नहीं समझना चाहिए। जैसा मैंने आपको क्वालिटी ऑफ पेन बताया है कि अगर आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही हो, बहुत ज़्यादा सीवियर क्रशिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है जो कि दोनों हाथों में आ रहा है, नेक में भी जा रहा है, तो आप ये एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है या हार्ट अटैक इम्पेंडिंग हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली नियर बाई एरिया में जाके अपना ईसीजी कराना चाहिए, जो भी बड़ा हॉस्पिटल हो। बट अगर आपको स्वेटिंग भी हो रही है साथ में और आपको लग रहा है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है और अटैक जैसा ही है, या आपके कोई नोन है, आपके फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको सबके घर में एक डिस्प्रिन की टैबलेट होती है 325 mg, जो अपन नॉर्मली हेडेक के लिए यूज़ करते हैं, उसको आपको तुरंत दे देना चाहिए। और वो डिस्प्रिन की टैबलेट उनको चबा के
खा लेना चाहिए। इसको निगलना नहीं है पानी के साथ में। जब इसको आप चबा के खाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन माउथ से ही हो जाता है और इसका इफेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहला रेमेडी है जो आप दे सकते हैं, और आप इमीडिएटली फिर हॉस्पिटल को रश करें और ईसीजी कराएं और फर्दर इसका ट्रीटमेंट करें। सर, जब हार्ट अटैक आता है तो वो गोल्डन आवर का क्या कंसेप्ट है, और वर्ल्ड वाइड एक गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा बेस्ट है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एक कम्युनिटी में सभी को पता होना चाहिए कि गोल्डन आवर की कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली विद रेफरेंस टू अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब किसी को आता है, जब पेन स्टार्ट होता है, तो शुरुआती जो घंटा होता है जो जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, और इस समय पर अगर उस पेशेंट को अगर उचित ट्रीटमेंट और फेयर ट्रीटमेंट उसको इमीडिएटली मिल जाता है, तो अपन हार्ट अटैक के जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो हार्ट पे आने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, काफ़ी हद तक हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको तभी मिल सकता है जब आपको चेस्ट पेन होते ही आप एक नियर बाई बड़े हॉस्पिटल में पहुँचे और जहाँ पे आपको सभी प्रकार की कार्डियक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आपको वो ब्लड थिनर दवाइयों से लोडिंग डोज दे के आपको इमीडिएटली कैथ लैब में लेंगे, और कैथ लैब में लेके एंजियोग्राफी करके जहाँ पे भी वो ब्लॉक जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है उसको इमीडिएटली ओपन कर देंगे। जब वो ओपन कर देते हैं तो ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर एरिया में वापस से रीस्टैब्लिश हो जाता है, और हार्ट की जो मसल में जो डैमेज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉक, वो रिवर्स होने लगता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको अर्लीस्ट करें विद इन एन आवर और 2 आवर, तो इसको हम इसलिए गोल्डन आवर कहते हैं। तो हार्ट के फंक्शन का जो मसल का जो डैमेज हो रहा होता है वो इमीडिएटली रुक जाता है। ये इसका गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है। एक वर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं, इसको हम डोर टू बलून टाइम कहते हैं। डोर का मतलब होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर होता है, और बलून कहते हैं जब हमने आर्टरी को ओपन किया है। तो ये टाइम शुड बी लेस देन 90 मिनट्स, और ये ऐसा पाया गया है काफ़ी सारी स्टडीज़ में। अगर आप 90 मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है तो काफ़ी हद तक पेशेंट को लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट्स दे सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर और एक जनरल मैसेज दे सकते हैं जिससे बहुत हद तक के हम इस चीज़ को टाल सकें। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप को एक हार्ट डिजीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक आने का रिस्क कितना, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ का, हार्ट घर में 50 के पहले लोगों को हार्ट अटैक आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी टेंडेंसी है हार्ट अटैक आने की। तो आपको रेगुलर बेसिस पे कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, एक कार्डियक चेकअप करते रहना चाहिए जिसे हम एक और ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, और रूटीन बेसिस पे अपने डॉक्टर को हमेशा मिलते रहना चाहिए एवरी 6 मंथ 1 ईयर, टू असेस कि आपको कोई रिस्क फैक्टर्स डेवलप तो नहीं हो रहे। आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आता है जहाँ पे आपको चेस्ट पेन या ऐसा लगता है कि चलने में मुझे सांस फूल रही है या दम आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप लक्षणों को पहले से पहचान लें। ये तो वो लोग हुए जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा इन जनरली अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। WHO रेकमेंड करता है कि 150 मिनट्स अ वीक आपको एक्सरसाइज नेसेसरी है। एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज डेली आपको करना चाहिए। जहाँ तक डाइट का सवाल है तो आपको सारे प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड की जब हम बात करते हैं तो सारे टाइप के जो पैक्ड फूड आते हैं इनमें सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सब अवॉइड करें और होममेड फूड को ही प्रेफर करें आप। इसके अलावा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस की, जो हमने शुरू में बात किया था। स्ट्रेस को आपको डील करना चाहिए कैसे, पर्सनल काउंसलिंग से या मेडिटेशन से एंटी स्ट्रेस मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आज की डेट में बहुत बड़ा किलर है, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। दैट शुड ऑल्सो बी डेल्ट विद मल्टीपल मेजर्स, कुड बी मेडिटेशन, कुड बी काउंसलिंग, जो भी है आपको उसको स्ट्रेस को आपको कम से कम रखना है लाइफ में, अगर आपको लंबे समय तक हार्ट डिजीज से फ्री रहना है तो। आपने जो बोला कि मेल्स में ज़्यादा रहते हैं ये चीज़ें, मतलब हार्ट अटैक मेल्स में ज़्यादा आते हैं, सो व्हाई इज इट? एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टडी नहीं है, बट देखा गया है कि फीमेल्स जो होती हैं दे आर प्रोटेक्टेड टिल देयर मेनोपॉज। फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन्स वगैरह, ये हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल्स को, स्पेशली टिल देयर मेनोपॉज। मेनोपॉज 46 से लेके 55 के बीच में आता है। तो तो ये इस एज तक, यानी कि उनके मेनाके से लेकर मेनोपॉज तक, फीमेल्स आर मोस्टली प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट डिजीज़, बट मेल्स को ऐसा कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं इन टर्म्स ऑफ दीज हार्मोन्स। तो मेल्स में फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम्स इंसिडेंस इसके ज़्यादा देखे हैं। हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में जो ये हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस हैं वो मेल्स के बराबर ही हो जाते हैं, पर टिल देयर मेनोपॉज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। ओके। और सर एक आप जनरल टेस्ट बताएंगे जो हम सबको एवरी 6 मंथ्स करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई शुगर या डायबिटीज़ या
कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच 20 साल की एज में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो जो हार्ट डिजीज़ की जो बीमारियां हैं वेस्ट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव और थोड़ा 10-15 ईयर्स अर्ली एज में आ रही हैं, ऐसा देखा गया है। हमारे यहाँ ये कॉमनली हम 40 और 45 ईयर्स की एज में भी हार्ट डिजीज़ बड़े फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, जबकि वेस्ट में जो एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक है 60 के बाद में है। तो हमें ज़्यादा अर्ली एज से, इनफैक्ट इंडिया में फॉर हाई रिस्क जोन्स इवन 20 की एज में अपने को कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर्स जो हैं, शुगर्स हैं और ब्लड प्रेशर है, ये सब भी फ्रिक्वेंटली चेक करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज रिस्क पर्सन को एवरी 6 मंथली और ईयरली कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल जरूर चेक कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें और हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।